राधे राधे मित्रों। हम प्रिया हिंदी एकेडमी इस चैनल के ऊपर हिंदी भाषा और उसका व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम पहली क्लास प्रारंभ करते हैं और भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, भाषा शब्द हम खूब सुनते हैं, बोलते हैं। कई भाषाएं होती है, उनमें एक हिंदी भाषा है। तो सबसे पहले हम इस भाषा शब्द की बात करें कि ये कैसे बनता है। तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बनता है। संस्कृत की धातु कौन सी है? भाष धातु। और इसमें टाप प्रत्यय लगता है। टाप प्रत्यय, इसको हम आ प्रत्यय भी कह सकते हैं। टाप को हिंदी में आ प्रत्यय कह सकते हैं। तो भाष धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बना? भाषा शब्द बना। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कहना, बोलना, व्यक्त करना आदि। इसका अर्थ क्या होता है? कहना, बोलना, व्यक्त करना आदि। तो भाषा का सीधा सीधा अर्थ हो गया व्यक्त वाणी। मुंह से जो भी हमने कहा, जो बोला, उसको हम भाषा कहते हैं। और परिभाषा में आप शुरू से लेकर के पढ़ते आए हैं कि व्यक्ति के मन के विचारों को, हम अपने विचारों को दूसरे तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। चाहे हम बोल करके पहुंचाएं अथवा तो लिख करके पहुंचाएं। अगर बोल करके पहुंचाएंगे तो वो भाषा का कौन सा माध्यम हो जाएगा? वाचिक माध्यम हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है और हमारी बोली हुई बात को अगले ने सुना है, तो उसने सुन करके ग्रहण किया, हमने बोल करके व्यक्त किया, तो वो वाचिक माध्यम हो गया। एक हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो दूसरे ने अब हमारे विचारों को किस प्रकार ग्रहण किया? पढ़ करके ग्रहण किया। लिखी हुई चीज को उसने पढ़ा, तो ये हो गया भाषा का लिखित माध्यम। तो मूल रूप से भाषा के दो माध्यम हो गए, वाचिक माध्यम, दूसरा लिखित माध्यम। एक सांकेतिक माध्यम और माना जाता है जिसमें इशारों से बातचीत होती है। संकेत करते हैं और संकेतों से सामने वाला समझ जाता है, तो इसको सांकेतिक माध्यम भी कई पुस्तकों में, कई लेखकों ने, विद्वानों ने माना है। लेकिन मूलतः यदि हम बात करें तो दो माध्यम होते हैं, वाचिक माध्यम, लिखित माध्यम। तो ये हो गया कि भाषा शब्द कैसे बना है? संस्कृत के भाष शब्द में टाप प्रत्यय लगने से शब्द बना भाषा, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना, व्यक्त करना। भाषा, तो भाषा का अर्थ हो गया व्यक्त वाणी। चाहे हम उसको बोल करके व्यक्त करें, चाहे तो लिख करके व्यक्त करें। ये हो गई भाषा की बात। हम अपने विचारों को दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो भाषा हो गया। अब इसकी उत्पत्ति और अर्थ की बात हमने कर ली कि भाषा शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई है, इसकी संरचना क्या है भाषा शब्द की, और इसका अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं भाषा और व्याकरण की। भाषा और व्याकरण की। भाषा और व्याकरण में गहरा संबंध है। हालांकि अगर हम साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो देखो, भाषा व्याकरण से पूर्व ही होती है। व्याकरण तो भाषा का बाद में बनता है, भाषा तो पूर्व से ही है। और भाषा, साहित्यकार कहते हैं कि किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करती है। बंधनों में बंधने वाली चीज भाषा नहीं होती है, वह तो उन्मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है। फिर भी अगर हम राजभाषा के संदर्भ में देखें
लिखने पढ़ने के संदर्भ में देखें तो इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान लोग कहते हैं कि भाषा जो है यह एक बहुत बड़ा वन है, जंगल है, अव्यवस्थित वन स्थली। और व्याकरण जो है, ये व्याकरण क्या करता है, उस अव्यवस्थित विशाल घने जंगल में से अनावश्यक जो झाड़ झंखाड़ हैं, खरपतवार है, उनको हटा करके और उसको व्यवस्थित रूप दे देती है। यानी व्याकरण जो है ये एक सुसज्जित सुव्यवस्थित उद्यान वाटिका है, सुंदर उपवन है जिसमें पुष्पित पल्लवित वृक्षलताएं आदि हैं। तो भाषा और व्याकरण में बहुत निकट का संबंध है। भाषा को व्यवस्थित रूप देने के लिए, परिमार्जित परिष्कृत रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें हिंदी के व्याकरण की कोटियों की। देखो, हिंदी के व्याकरण की कोटि मतलब इसको हम मोटे मोटे कितने भागों में बांट सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन करने के लिए, व्याकरण को भली भांति समझने के लिए हम इसकी कितनी कोटियां बना करके इसको शुरू से अंत तक समझ सकते हैं। तो 3 कोटियां हम इसकी बना सकते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा पद विचार या शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। कितनी कोटियां बनाई? 3 कोटियां। वर्ण विचार, पद विचार और तीसरा वाक्य विचार। सबसे पहले हमें इस पहली कोटि का वर्ण विचार का अध्ययन करना है। और इससे पहले मूलभूत कुछ बेसिक चीजों को हम जान लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि जो शब्द है प्राय हम ध्वनि बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि नहीं होता है, ध्वनि होता है। और ध्वनि किसको कहते हैं? मुंह से निकली हुई, वह उच्चरित, मुंह से निकली हुई वह उच्चरित ध्वनि, आवाज जिसके हम खंड नहीं कर सकते और जिसको अभी किसी लिपि चिन्ह में नहीं बांधा गया है, किसी लिखित रूप में उस ध्वनि को अभी व्यक्त नहीं किया गया है, तब तक वो ध्वनि है। जैसे मैंने बोला अ, क, अभी आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, केवल बोला है अ, तो ये आपको केवल ध्वनि सुनाई दी। अ, क, ख, ग, ये ध्वनि सुनाई दे रही है। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या हो गई? ध्वनि हो गई। पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यहाँ ये तो पूछा नहीं गया कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अथवा तो पूर्ण इकाई क्या होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है। तो छोटी इकाई तो ध्वनि है, क्योंकि इससे और ज़्यादा तो हम विभाजन कर नहीं सकते ध्वनि का। तो ये होगी बात ध्वनि की। और ध्वनि को ही जब हम लिखित रूप में व्यक्त कर दें, जैसे अभी मैंने बोला था अ, और अब मैंने इस अ को ऐसा बना दिया, क को ऐसा बना दिया, ख बना दिया, ग, ऐसे ऐसे हम बनाते जाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं? वर्ण हो गए। तो वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप हो गया। ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका विभाजन, स्वर, व्यंजन आदि, ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में अक्षर, न क्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। और इसको, अक्षर को ब्रह्म का पर्याय भी माना गया है,
क्योंकि ब्रह्म का विनाश नहीं होता, ऐसे ही अक्षर का विनाश नहीं होता है, अक्षर सदा रहता है। सार्वभौमिक बात हो गई अक्षर। तो वर्ण अथवा वर्ण समूह का ऐसा उच्चारण जिसको हम श्वास के एक झटके में ही कर दें, वो अक्षर कहलाता है। फिर हम बात करें शब्द की, तो सीधी सी बात है, सब जानते हैं वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों का समूह सार्थक होना चाहिए। उस वर्ण समूह का कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए, नहीं तो वो निरर्थक हो जाएगा, और निरर्थक की कोई महत्ता नहीं है। इसको हम जोड़ देंगे, जैसे अ क ख ग, इसको एक साथ लिख दिया, मान लो अलग अलग न लिख करके एक ही शिरो रेखा में इसको लिख दिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। तो वर्ण वर्णों से बनता है शब्द। जैसे वर्ण है का, एक साथ में और लिख दिया, हो गया कक्षा, अब ये हो गया शब्द। और जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है व्याकरण के नियमानुसार, ऐसे नहीं अपनी मनमर्जी से कहीं का कहीं, व्याकरण के नियमानुसार जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, अथवा तो शब्द में जब वाक्य में प्रयुक्त होने की पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है शब्द के अंदर, तब वो शब्द ही क्या बन जाता है, पद बन जाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब शब्द को ही व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो शब्द ही क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। तो शब्द और पद में ये भेद हो गया। शब्द अकेला होता है, जैसे यहाँ कक्षा लिखा हुआ है तो ये शब्द है। अब हम लिखेंगे कि कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। अब ये कक्षा शब्द नहीं रहा, अब ये कक्षा क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है। वो व्याकरण के नियमानुसार जब शब्द को हम वाक्य में रख देते हैं, उसके उचित स्थान पर प्रयुक्त कर देते हैं कि कौन सा शब्द वाक्य में कहाँ आएगा, शुरू में आएगा, अंत में आएगा, मध्य में आएगा, किसके साथ में ये ठीक बैठता है इस शब्द का संयोजन, तो वो पद बन जाता है। और फिर पदों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। और भाषा में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण इकाई क्या है, वाक्य ही है। अर्थ की दृष्टि से पूर्ण इकाई वाक्य है, क्योंकि वाक्य से पीछे जो हम इतनी चीजें, 3-4 चीजें पढ़ करके आए हैं, ये सब अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इनसे भी पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो जाती है, पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, मान लो किसी ने आवाज़ लगाई सुरेश, तो आगे संबोधन सूचक चिन्ह लगा दिया सुरेश। अब सुरेश कहता है, जिसने भी सुरेश को आवाज़ लगाई, सुरेश उसको कहता है हाँ, इतना ही बोला उसने। किसी ने आवाज़ लगाई सुरेश और सामने से सुरेश कहता है हाँ, तो इसका मतलब उसने उत्तर तो दे दिया। हाँ मतलब क्या कहना चाहते हो, हम भी समझ गए, सुरेश बोल रहा है हाँ, तो हम समझ गए कि वो सुन चुका है हमारी बात को, और वो पूछना चाहता है कि हाँ बोलो क्या कह रहे हो, तो उसने हाँ बोला। ठीक है। फिर अगले ने कहा आओ, शब्द बोला, एक ही शब्द बोला आओ, शब्द बोला आओ, तो ये वाक्य नहीं है। वाक्य के कई नियम होते हैं, वाक्य में कई चीजों का होना आवश्यक है, व्याकरण के विधान से कई चीजें आनी चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही शब्द आ रहा है आओ। तो सुरेश समझ गया कि हमें बुलाया जा रहा है, अगले ने कहा है आओ, एक ही शब्द बोला अगले ने आओ, और बस समझ गया कि अगले का संकेत क्या है, वो हमें बुला रहा है। तो कई बार हमें बिना वाक्य के ही पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन व्याकरण के नियम से यदि हम पढ़ते हैं तो व्याकरण का नियम ये कहता है
कि अर्थ की दृष्टि से पूर्ण इकाई, वास्तविक इकाई जो है वो वाक्य ही है, क्योंकि इसमें कर्ता कर्म क्रिया सभी उपस्थित रहते हैं, सभी विद्यमान रहते हैं। ये बात हो गई अपनी वाक्य तक की। अब कल हम थोड़ा विस्तार से कक्षा को बड़ा भी करेंगे। कल हम पुनः वर्ण विचार व्याकरण की पहली जो कोटि है वर्ण विचार, इसमें ध्वनि और वर्ण अक्षर ये सब चीज़ें लेंगे। वर्ण की परिभाषा, वर्णों के भेद, स्वर व्यंजन और फिर उनकी अलग अलग संख्याएं, उनका फिर आगे और उपविभाजन होगा। ये सब विस्तार से हम कल पढ़ेंगे।